हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ZM क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और इन टॉपिकों के बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। दोस्तों मैं आपको बिलीव कराता हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिक से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन, दोस्तों ये क्लास 12th का चैप्टर है। यह क्लास 12th का चैप्टर है। चैप्टर 3 विद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो परिवर्तन करते हैं उसे ही, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो परिवर्तित करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। दोस्तों इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल क्या है? जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। यानी कोई भी जो हमारा बर्तन होता है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन कराते हैं उसे ही सेल कहते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वैद्युत रासायनिक सेल एंड सेकंड वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, फर्स्ट क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल, और सेकंड क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। कैसे? जैसे कि वोल्टेन सेल, और एक और सेल होता है हमारा गैल्वनी सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और सेकंड है वैद्युत अपघटनी सेल, लेकिन यह आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स एक रिएक्शन होती है। रिडॉक्स किससे मिला हुआ होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि यह एक अभिक्रिया होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, रिडॉक्स जो अभिक्रिया होती है क्या होती है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यानी शुरू के जो RED ये वर्ड ले लिए और ऑक्सी, ठीक है, OX रिडॉक्स हो गया। तो ये इन दोनों के एडिंग होती है। दोस्तों समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इससे अभिक्रिया पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त करना और इलेक्ट्रॉन की हानि,
ऑक्सीकरण क्या है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखिए, यानी ऑक्सीकरण बताइए। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इससे अभिक्रिया पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है कि Na हमने देखा होगा, आपने देखा है एक Na क्या होता है, सोडियम है, ठीक है। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, Na प्लस हो जाता है, ठीक है, Na प्लस हो जाता है। कब, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। और अब आगे हम पढ़ेंगे रिडक्शन। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपचयन यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इससे अभिक्रिया पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ठीक है। तो यह क्या हो गया, अपचयन हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है मानक सेल विभव यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यह क्या होता है दोस्तों, ये एक यूनिट होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये तो मानक अवस्था में है। अगर मानक अवस्था मतलब E नोट मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम सिंपल में लिखें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, E सेल E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो दोस्तों यह है मानक सेल विभव। ये एक यूनिट होती है, यानी इसकी एक यूनिट निकालनी होती है और वो यूनिट इस प्रकार से निकालते हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दे देगा वो कि जिंक और कॉपर में मानक सेल विभव निकालिए, ठीक है। तो जिंक और कॉपर का मानक सेल विभव जब हम निकालेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें इसका एक फॉर्मूला, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया इसे फॉर्मूला करना है। E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड कौन सा है, जिंक जो है वो एनोड है, ठीक है, और कॉपर जो है वो कैथोड है। ये किस प्रकार से निकालते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ठीक है। अभी आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना यही समझ लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब हमारा कैथोड क्या है, कैथोड है हमारा कॉपर, ठीक है, कॉपर। तो कॉपर माइनस जिंक, और कॉपर और जिंक का मान कितना होता है, कॉपर का होता है 3.4 0.34, ठीक है, और जिंक का जो हमारा मान होता है वो होता है 0.76, और ये क्या होता है माइनस का, ठीक है। और माइनस हमारा ये पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 0.34 प्लस 0.76, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, तो इसे हमने एक फॉर्मूला लगाया, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये अगर हम मानक अवस्था में ले लेंगे तो क्या करेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड और E नॉट एनोड, ठीक है। कैथोड और एनोड क्या होता है, कैथोड और एनोड क्या होता है, तो एनोड और कैथोड ये एक इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह एनोड कहलाता है।
जबकि कैथोड क्या होता है, वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन होता है वह कैथोड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, आगे समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसकी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। यानी कोई भी हमारा इलेक्ट्रोड है, उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की और निकालने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, और यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है। इसके अफेक्ट कितने हैं, 3 अफेक्ट, धातु की प्रकृति पर, सेकंड विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर, और तीसरा है टेम्परेचर पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से हैं, धातु की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर, तापमान पर। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक श्रृंखला या सीरीज क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है। यह क्या होता है, विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यानी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, उनके मानक अपचयन विभव में बढ़ते क्रम में इंक्रीज ऑर्डर में व्यवस्थित करने की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इनकी 3 एप्लीकेशन हैं, यानी इसके 3 अनुप्रयोग हैं। पहला क्या है, गैल्वनी सेलों का ईएमएफ ज्ञात करना। ईएमएफ क्या होता है, यह मानक विद्युत वाहक बल होता है। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहला मैंने अनुप्रयोग बताया आपको, गैल्वनी सेलों का ईएमएफ ज्ञात करना। तो 2 अर्ध सेलों से बने हुए किसी गैल्वनी सेलों का मानक विद्युत वाहक बल यानी ई नॉट की गणना निम्न सूत्र से प्राप्त की जा सकती है। कौन सा फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यह मैंने आपको भी पहले भी बताया है। ठीक है, दूसरा जो अनुप्रयोग है वो ये है एनोड और कैथोड का अनुमान लगाना। तो कैसे लगाते हैं, किसी सेल के इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव के मान पर से कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जा सकता है। यानी किसी सेल के इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव के मान पर से कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जा सकता है। कैसे कि कम अपचयन वाला इलेक्ट्रोड एनोड तथा अधिक अपचयन वाला विभव कैथोड होगा। यानी जो कम इलेक्ट्रोड वाला जो विभव होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एनोड। ठीक है, और जो अधिक अपचयन वाला विभव होगा वो होगा कैथोड। ठीक है, तीसरा है तत्वों की सक्रियता का क्रम, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो क्या होता है वो समझिएगा, सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ये हमारे जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो हमारे इसे ये 2 टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा, जब हमारे मेटल जो होंगे, धातु जो होती होंगी, धातु इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु, धातु और अधातु। दोस्तों मेटल में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसकी सक्रियता का क्रम घटता जाता है, यानी ऊपर जो होगा एलिमेंट्स में वो ज़्यादा होगा, किसमें, धातु में, और जब नीचे आते जाएंगे तो यह क्रम घटता जाएगा। ठीक है, यह क्रम घटता जाएगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कॉपर में, मैग्नीशियम और कॉपर में, तो मैग्नीशियम और कॉपर में क्या होगा, मैग्नीशियम मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं।
पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा मैग्नीशियम ये सेकंड ए का ग्रुप है, ठीक है, मैग्नीशियम यह ऊपर है, ठीक है, और जबकि अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसकी सक्रियता का क्रम घटता जाता है। तो इसका मतलब कि मैग्नीशियम की सक्रियता ज़्यादा होगी जिसकी अपेक्षा कॉपर की अपेक्षा में, ठीक है। और नॉन मेटल में इसका उल्टा होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका सक्रियता का क्रम बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें आयोडीन और ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का क्रम ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, आयोडीन की अपेक्षा में, ठीक है। ब्रोमीन की का ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा में, आयोडीन की अपेक्षा में, ठीक है। तो मेटल में इसकी सक्रियता का क्रम घटता जाता है और नॉन मेटल में बढ़ता जाता है। कब, ऊपर से नीचे की ओर आने पर। दोस्तों अगला टॉपिक है चालक यानी कि कंडक्टर्स। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। और ऐसे ही कुचालक इंसुलेटर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब अभी आपने समझा चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। और कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और चालक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक क्या होता है, हमारी जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, वे सभी धात्विक चालक हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इसमें विद्युत धारा जो फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है, ठीक है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धात्विक चालक बताइए, धात्विक चालक क्या होता है। तो क्या होता है, हमारी जितनी भी धातु हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, हमारी जितनी भी धातुएं हैं वे सभी धात्विक चालक हैं। इसमें करंट किसके द्वारा फ्लो होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं NaCl, जब हम इसे किसी भी जल में प्रवाहित करेंगे, किसी भी जल में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा आयन में, Na+ में, और Cl का आयन में टूटता है आपको पता है माइनस में, ठीक है। तो क्या है, वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, किसी चालक के सिरों पर आवेशित विभवांतर इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी भी चालक के सिरों पर आवेशित विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा यानी कि I। विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, और धारा विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, ठीक है। V समानुपाती होता है I के। जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, ठीक है, R आ जाएगा। ये क्या बन गया, V = RI। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जब हम रेसिस्टेंस निकालेंगे इसका तो रेसिस्टेंस क्या आएगा, यानी कि प्रतिरोध V/I, ठीक है। यह इसका फॉर्मूला होता है। जहां पर
V क्या है, V है विभवांतर, I क्या है, I है विद्युत धारा, जबकि R क्या है, R है प्रतिरोध। लिख लेते हैं, जहां V क्या है, विभवांतर, ठीक है, और I क्या है, I है हमारा धारा, कौन सी, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा, और R क्या है, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों अब समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अभी मैंने ओम के नियम में बताया था, क्या निकला था वहां पर, R यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट को कहते हैं। यानी हमारा कोई भी चालक है, उसमें कोई भी विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो उस चालक को जो रोकता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो इसे कैसे समझते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, हमने एक कंडक्टर ले लिया, माना इसकी लंबाई L है, इसकी पूरी की लंबाई क्या है, L, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, A, है ना। इसके सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो क्या है, A, और इसका हमने मान लिया प्रतिरोध क्या है, R, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, आप डायग्राम की भाषा पर लिखना सीख जाइए। कैसे लिखेंगे हम इसे, अब इसमें हम इसे ऐसे लिखेंगे, माना किसी चालक पर प्रतिरोध इसे क्या बोलते हैं, R यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R तथा लंबाई क्या है, L है, और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा क्या है, A हो गया, ठीक है। तो हम अब कैसे करेंगे, अब हमें उसकी भाषा पर प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, और उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कैसे लिख लेते हैं, चलो, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी जो लंबाई होती है उसके तो होता है समानुपाती, ये समानुपाती का साइन है लंबाई के, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये जो होता है ये समानुपाती का साइन होता है। जब जो भी
हर के में आ जाता है, यानी अंश के हर में आ जाता है। ठीक है, जब नीचे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे कंप्लीट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, L/A। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे R समानुपाती L/A। R यह समानुपाती का साइन होता है जब कोई भी अपोजिट में आ जाता है, यानी कि हर में आ जाता है, तो यह समानुपाती का साइन क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती में हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे कंप्लीट लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा, और हम इसका साइन हटाएंगे तो काय में आ जाएगा ये, जब हम इसे साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो उसके क्या होता है, ये L/A। ये कंप्लीट इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जहां रो क्या है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो दोस्तों आप इन सब जितने भी मैंने नोट्स कराए हैं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इन्हें नोट कीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से, और ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं, अगला टॉपिक है मोलर चालकता, यानी मोलार कंडक्टिविटी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक मोलर चालकता और एक तुल्यांकी चालकता, यह इस चैप्टर के काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो करिएगा, क्या है ये, एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। इसे इस प्रकार के से समझ सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता के का क्या है, यहाँ पर के है कप्पा, के को क्या बोलते हैं, कप्पा, तथा विलयन के आयतन V का गुणनफल होता है। ठीक है, तो चलिए इसे आगे समझते हैं। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता K तथा विलयन के आयतन V का गुणनफल होता है, यानी K इंटू V। यहां तक समझ में आया। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमें V का मान निकालना है। V का मान हम कहां से निकालेंगे, मैंने आपको जब चैप्टर 2 कराया था तो उसका सेकंड लेक्चर में मैंने आपको मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह, ये सारे फॉर्मूले है ना, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें कराई थी। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था मोलरिटी के मामले में, यानी मोलरता के बारे में। मोलरता का वहाँ फॉर्मूला क्या था, मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पर बताया था, WB इंटू 1000 बाई M इंटू B। WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। ये V जो है ये ml में है, तभी तो ये 1000 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र क्या है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। WB और MB क्या है, यह नंबर ऑफ मोल्स हैं। मैंने आपको ये चीज़ें वहाँ पहले बता रखी हैं, इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोलरता को कैसे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें V का मान देखना है यहाँ से, तो M इधर पहुँच जाएगा और V ऊपर आ जाएगा। ठीक है, WV इंटू 1000 बाई MB इंटू M।
ठीक है, अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन क्या है हमारी, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी, तो इसमें वी का मान रख देंगे, लिख देते हैं समीकरण 1 में v का मान रखने पर, राइटिंग तो आपको मुझे पता ही है कैसी है, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा रखने पर। ठीक है, जब हम इसे इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एम इक्वल टू के के साथ में क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू एम लिख लेंगे। ठीक है, के डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू एम। इतना समझ में आया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखिएगा यहां पर बताया था एक मूल, यानी एक मूल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक मूल विद्युत अपघट्य की जो विलयन की चालकता होती है वही क्या होती है, मोलर चालकता होती है। क्योंकि डब्ल्यू बी एम बी को डब्ल्यू बी मान लो या डब्ल्यू बी को एम बी मान लो, हम डब्ल्यू बी को एम बी मान लेंगे यहाँ पर, तो ये भी एम बी होगा, ये भी एम बी हो गया जब डब्ल्यू बी को एम बी मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, ये है दोनों 1 के बराबर हैं। ठीक है, एक मोल, अभी मैंने ऊपर बताया था यह 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो ये इससे ये कट हो जाएगा, जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, के इंटू 1000 बाय एम। ठीक है, तो आप इसे इतना कर लीजिएगा, इतना भी काफी है। इतना ही, जब मोलर चालकता बोले एग्जाम में पूछे कि मोलर चालकता क्या होती है, तो आप इसे इतना कर लीजिएगा, ये काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं तुल्यांकी चालकता के बारे में। चलिए अब समझते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होती है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये क्या है, यह भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बिल्कुल सेम मतलब सेम। एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता के तथा विलयन के आयतन V का गुणनफल होता है। वहां पर भी मैंने आपको यही बताया था और यहां पर भी यही है, केवल क्या चेंज हुआ है, ये यहाँ पर तुल्यांकी चालकता पूछिए और इसमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता के तथा विलयन के आयतन V के गुणनफल होता है, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट EQ से डिनोट करते हैं किसको, तुल्यांकी चालकता को। यहां पर भी क्या होगा, K इंटू V, हम यहां पर क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, इसे हमें अब आगे फाइंड करना है इसे, तो आगे क्या करना होगा, देखिए कि अभी मैंने जो आपको V का मान निकाला था वो मोलरिटी से निकलवाया था, क्योंकि वहां पर क्या बोला था, वहां पर मोलार चालकता के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन यहां पर क्या है, तुल्यांकी चालकता पूछा है। तो तुल्यांकी चालकता कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जब पहले भी बताया कि लेक्चर 2 में, चैप्टर 2 के लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस कराया था नॉर्मलता, मोलरता के बारे में। तो वहां से मैंने आपको नॉर्मेलिटी का यानी नॉर्मलता का सूत्र बताया था, WV इंटू 1000 बाई EB इंटू V। ठीक है, आपको शायद याद ही होगा क्योंकि आप एग्जाम के बिल्कुल करीब में हैं, ये सारी तैयारी तो आपने कर ली होगी। EB इंटू V था। ठीक है, यहां पर V काय में है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां V मिलीलीटर में है, ml में है, अगर ml में ना होता तो ऊपर 1000 बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां से वही पहले की तरह करना है, V को ऊपर ले आएंगे और N को नीचे ले जाएंगे। ठीक है,
WV इंटू 1000 बाय EB इंटू N। V का मान आ गया, तो समीकरण 1 में V का मान रखने पर B का मान रखने पर जब इक्वेशन 1 में B का मान रखेंगे तो क्या होगा, यह क्या है, लैम्डा EQ है, तो क्या हो जाएगा K इंटू WV इंटू 1000 बाय EB इंटू N। यहां पर क्या है, यहां पर भी बिल्कुल सेम उसी की तरह पूछा है, सॉरी बताया है कि कैसे। यहां पर भी WB और EB जो है, WB और EB किसके बराबर है, 1 के ही बराबर हैं। देखिएगा, दिख रहा ही नहीं दे रहा होगा तो 1 के बराबर हैं, एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य के ही बराबर हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे पहले की तरह तो क्या जाएगा, WB इंटू EB। WB किसके बराबर हुआ, EB के बराबर हुआ। जब EB के WB बराबर होगा तो दोनों क्या होगा, कट हो जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय N। ठीक है, यह फॉर्मूला निकल के आएगा। जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट में बहुत लंबा हो जाता है। यूनिट में क्या होता है, जब हम इसकी कंप्लीट की यूनिट निकालेंगे ना तो क्या आएगा, EQ इज इक्वल टू मो सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी पर इक्विवेलेंट, मो इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट आती है। लेकिन आप केवल यहाँ तक ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी डीपली जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो आप इस तरीके से इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम, यानी कोलराउस लॉ। यह क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग है, जिसमें एक मान घनायन तथा दूसरा मान एनायन होता है, एनायन पर निर्भर करता है। यानी यह विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो दो मानों का योग है, जिसमें एक मान एनायन और दूसरा मान कैटायन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा M इंफिनिटी। ठीक है, लैम्डा M इंफिनिटी इज इक्वल टू U प्लस और लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस U माइनस और लैम्डा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यह दो मानों का योग जो होता है वो क्या होता है, कोलराउस लॉ कहलाता है। जहां पर इंफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख लेते हैं, मोलर चालकता होती है। गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मोलर चालकता होती है। और जो U प्लस और U माइनस जो है, ये U प्लस और U माइनस ये क्या है, U प्लस और U माइनस ये क्या है, यह एक फॉर्मूला यूनिट होती है, यानी यह एक फॉर्मूला इकाई है। इंग्लिश में लिख लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, लैम्डा प्लस इंफिनिटी और लैम्डा माइनस इंफिनिटी, ये क्या चीज होती है, लैम्डा प्लस इंफिनिटी और लैम्डा माइनस इंफिनिटी ये क्या होता है, ये अनंत तनुता पर आयनिक चालकता होती है। ठीक है, लिख लेते हैं, आयनिक चालकता। ठीक है, अब समझ में आया कि कोलराउस लॉ क्या होता है। यह
किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होता है, जिसमें एक मान घनायन तथा दूसरा मान ऋणायन होता है। इसकी फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। जहां पर लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है? यह अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है। ठीक है, यू प्लस और यू माइनस क्या होता है? यह फॉर्मूला यूनिट होती है, सूत्र इकाई, हिंदी में बोलते हैं सूत्र इकाई। तो और लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी क्या होती है? यह अनंत अनुता पर आयनिक चालकता होती है। दोस्तों अगला टॉपिक है व्यापारिक सेल या बैटरियां, यानी कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। ये क्या होता है? यह विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इन्हें व्यापारिक सेलों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों का समूह जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक सीरीज का क्रम जो होता है, उन्हें जब हम उन्हें एडिंग कर लेते हैं उनकी, तो उसमें जो विद्युत धारा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? वही बैटरी कहलाती है। एक व्यापारिक सेल या बैटरी में निम्न गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? ये भार में कम होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए इसमें स्थिर वोल्टेज होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? पुनः आवेशित यानी रिचार्जेबल होना चाहिए, और कम कीमत की होनी चाहिए, डाउन कॉस्ट में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या एक कॉमर्शियल जो बैटरी होती है, सेल या बैटरी जो होती है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? यह भार में कम होना चाहिए, स्थिर वोल्टेज होना चाहिए, पुनः आवेशित होनी चाहिए, और कम कीमत वाली होनी चाहिए। दोस्तों व्यापारिक सेल या बैटरी कितने प्रकार की होती हैं? या 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, एंड सेकंड द्वितीयक सेल जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल, और थर्ड होता है ईंधन सेल जिसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है फिलहाल वो क्या क्या है? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जबकि ईंधन सेल अभी हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल क्या होता है? वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तथा एक ही बार उपयोग होता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे हम शुष्क सेल या मरकरी सेल ले लेते हैं। ठीक है, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और एक ही बार उपयोग में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है? वे सेल जिन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करके, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके फ्लो करके उन्हें पुनः आवेशित करके बार बार उपयोग में लाया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है और बार बार उपयोग में उसे लाया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी सबका। शुरू मैंने जहाँ से भी शुरू कराया है वहाँ से और लास्ट तक सबके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद आपको जब भी दोबारा खोलोगे जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा नर्स्ट समीकरण यानी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, और इनके बीच संबंध बतलाने वाले समीकरण को नर्स्ट समीकरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591। ठीक है, 0.591 अपॉन एन, और लोग उत्पाद बाय अभिकारक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग उत्पाद अपॉन अभिकारक। ठीक है, उत्पादक अपॉन अभिकारक। और इसका एक और रूप होता है जिसे इस प्रकार लिख सकते हैं, या
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लोग ऑक्सीकृत अवस्था। ऑक्सीकृत और अपचयित, ऑक्सीकृत और अपचयित, ठीक है। अब ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लोग उत्पाद अपॉन अभिकारक, यह इसका फॉर्मूला होता है। जहां पर उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं, ये एक ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था होती है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स ऊर्जा, यानी वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। यह क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी सेल यानी निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा जिसको उपयोगी कार्य करने में खर्च किया जाता है उस सेल की गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ समझिए, जब हम कोई भी वर्क कोई भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जब हम कोई भी, जैसा कोई बल्ब जल रहा है तो उसकी जब वो जल रहा है तो उसमें जब वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसकी यूनिट बनती है, यानी वो कार्य करता है तो उसका जो सेल होता है वो गिब्स ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब कोई भी कंडक्टर या कोई भी चीज़ जब वो कोई भी कार्य करती है, यानी कोई भी सेल जब कुछ कार्य करता है तो उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी हो जाती है। यानी जब कोई भी सेल कार्य करता है तो उसकी जो गिब्स ऊर्जा होती है उसमें कमी आ जाती है, यानी परिवर्तन, डेल्टा किसको डिनोट करता है, परिवर्तन को, तो उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी आ जाती है। जब कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब कोई भी सेल कार्य करता है तो उसकी गिब्स ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कमी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा जो कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर W किससे डिनोट करता है, जहाँ W सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। और डेल्टा जी, यह क्या है, डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा किसको डिनोट करता है, आपको पता है, परिवर्तन को, और जी क्या है, गिब्स ऊर्जा। तो क्या हुआ, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। और अब बात है इस माइनस चिन्ह की। ये माइनस साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि गिब्स ऊर्जा में कमी को यह डिनोट कर रहा है। गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसमें यह माइनस किसको डिनोट करता है, उसमें परिवर्तन यानी कमी को, ठीक है। अब दोस्तों आगे समझते हैं, हम जानते हैं कि W किसके बराबर होता है, आवेश इंटू विभवांतर, ठीक है, डेल्टा V के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम कोई भी हम सेल ले रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं सेल के लिए, सेल के लिए, ठीक है। सेल के लिए जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये W जो है इसका जो विभवांतर है वो EMF के बराबर हो जाएगा, यानी मानक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, या फिर E सेल, यह भी मानक विद्युत बल को ही डिनोट करता है, E सेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन 1 मानी है, इक्वेशन 1 जो मानी है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, इसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, W का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम W का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो
क्या है हमारी इक्वेशन 1 माइनस डेल्टा जी, ठीक है। डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू क्या है, क्यू इंटू ई सेल, क्यू ई सेल, ठीक है। इसे एज अ टेज उतार लिया माइनस डेल्टा जी। अब माइनस डेल्टा जी, जब हम माइनस के साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई सेल, ठीक है। ये एक इक्वेशन ये है बन गई, हम इसे इक्वेशन मानते हैं सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोस्तों हमें पता है जब कोई भी सेल अभिक्रिया करता है तो उसमें जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, यानी सेल में जो प्रवाहित आवेश होता है, लिख लेते हैं, सेल में प्रवाहित आवेश ये किसके बराबर होता है, यह होता है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, NF के बराबर होता है, ठीक है। अब Q का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 में जब हम Q का इस इक्वेशन में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू Q, Q की जगह क्या लिख देंगे, माइनस NF ई सेल, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब आप ये जान लीजिए कि ये डेल्टा जी एन एफ ई सेल क्या चीज़ है। तो डेल्टा जी तो अब मैंने आपको बताया, तो वो क्या है, सेल की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। और ये एन क्या है, आप लिख लीजिए, एन क्या है, सेल अभिक्रिया में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। मैं लिखूंगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से आप लिख लीजिए, एन क्या है, सेल अभिक्रिया में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, ठीक है। एफ क्या है, यह है फेराडे कांस्टेंट यानी फेराडे नियतांक। और ई सेल क्या है, ये तो पता है, सेल विभव या सेल का ईएमएफ, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। और यह समीकरण क्या दर्शाता है, यह समीकरण गिब्स ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में संबंध बताता है, ठीक है। लिख लीजिए, यह समीकरण गिब्स ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में कंटेंट बतलाता है, में संबंध दर्शाता है, ठीक है। संबंध दर्शाता है, ठीक है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट्स कीजिए, थोड़ा सा आगे और रह गया है, उसे भी कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। इसके पोज करके या नोट कीजिए या इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे कराते हैं अभी से। दोस्तों अब इसी समीकरण को समझते हैं मानक अवस्था पर, ठीक है। अब समझते हैं मानक अवस्था पर। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, इसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर मानक अवस्था पर, ठीक है। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही समीकरण क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई सेल की जगह क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, वही, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, खाली यह जो डेल्टा जी है यह मानक पर आ गया है। तो क्या हो जाएगा, सेल की मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और ई नॉट सेल, इसकी जगह क्या लिख लीजिएगा, मानक सेल या मानक सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन पता होगी, अभी मैंने जब नर्स इक्वेशन कराई थी तो वहाँ से मैंने आपको बताया था, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, जब हम उसे कंप्लीट को करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2.303 इंटू RT/NF। और ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था
उसे जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे ना, उसे क्या लिख सकते हैं, log Kc लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ई नॉट सेल का मान, इक्वेशन वो 2 समीकरण हो गई, ये मान लिया 3। ठीक है, समीकरण 3 में ई नॉट सेल का मान रखने पर, समीकरण 3 में ई नॉट सेल का मान रखेंगे जब हम, रखने पर तो क्या आएगा, डेल्टा, अभी देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका अभी ऊपर ही, डेल्टा जी नॉट माइनस, सॉरी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ। ई नॉट सेल की जगह ये मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर टी बाई एन एफ, और आगे क्या है ये log Kc, यह उतार लिया तो NF से NF कट हो जाएगा, NF से NF कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा खाली, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 और ये क्या है RT और log Kc, यह इक्वेशन बनी। ठीक है, ये क्या है, मानक ऊर्जा में परिवर्तन। और ये डेल्टा जी नॉट क्या है, ये है मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और आर क्या है, आर है गैस नियतांक। ठीक है, टी क्या है टेम्परेचर, और केसी क्या है, ये केसी है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पियर्सन किस प्रकार से आ सकता है, पियर्सन ऐसे आते हैं कि एक इक्वेशन दी होगी और ई नॉट सेल की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो हमें उसका साम्य स्थिरांक फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ई नॉट सेल सबसे पहले हमें पता है कि क्या दिया गया है, दिया गया है ई नॉट सेल कितना है हमारे 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पता है इसका एक सूत्र होता है, हमने पहले पढ़ा है सूत्र, क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल। ठीक है, किसके बराबर होता है 0.059 के बराबर होता है अपॉन एन और log Kc। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.46, 0.59 एज इट एज उतार लेंगे। अब n क्या है, n है प्रवाहित हो रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2, ये आपको दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2, और log 10 Kc, 10। ठीक है, क्योंकि 10 साथ में चलेगा, इसका 10 फॉर्मूले में आता है 10 Kc। तो 2 इधर जाएगा, 0.059 इधर आ जाएगा, तो log Kc की हमें वैल्यू फाइंड होगी, log Kc log 10 Kc 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। तब हम इसे कंप्लीट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 15.6। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ज्ञात करना है साम्य स्थिरांक जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो Kc की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा, लोग इधर जाके काय का हो जाएगा एंटी लोग, एंटी लोग। ठीक है, 15.6। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.981 इंटू 10⁻15 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इतने ही हम पियर्सन कर रहे हैं, 1-2 पियर्सन ही, इसमें ज़्यादा कोई लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो और सेकंड चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।